Welcome to my channel Blind Teaching. Current Affairs 2021 in हिंदी। तेलंगाना को एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है जो वर्चुअली खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाओ द्वारा आयोजित किया जाएगा। मुख्य बिंदु: अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2 दिवसीय सम्मेलन है। यह 4 नवंबर और 5 नवंबर 2021 को रोम में आयोजित किया जाएगा। बीज उद्योग के विकास पर चर्चा के लिए यह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह भूख को हराने और पोषण व खाद्य सुरक्षा में सुधार करने का प्रयास करता है। इसकी स्थापना अक्टूबर 1945 में हुई थी। फाओ में 197 सदस्य देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। यह संगठन दुनिया भर में क्षेत्रीय और क्षेत्रीय कार्यालयों का भी रखरखाव करता है। यह 130 देशों में काम कर रहा है। फाओ का कार्य: फाओ मत्स्य पालन, कृषि, वानिकी व भूमि और जल संसाधनों में सुधार और विकास के लिए सरकारों और विकास एजेंसियों को उनकी गतिविधियों के समन्वय में मदद करता है। यह अनुसंधान भी करता है और परियोजनाओं को तकनीकी सहायता प्रदान करता है और कृषि उत्पादन और विकास पर डेटा एकत्र करता है। हर साल 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे मनाया जाता है। इसे विश्व हिम तेंदुआ दिवस भी कहा जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 2014 में मनाया गया था। मुख्य बिंदु: हिम तेंदुओं के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। 2015 को हिम तेंदुए के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। वैश्विक हिम तेंदुआ और पारिस्थितिकी तंत्र कार्यक्रम ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोग्राम, इसकी शुरुआत किर्गिस्तान सरकार ने की थी। भारत इस कार्यक्रम का एक हस्ताक्षरकर्ता है। इस कार्यक्रम पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य देश चीन, उज्बेकिस्तान, रूस, तजिकिस्तान, मंगोलिया, कजाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान हैं। ये सभी देश स्नो लेपर्ड रेंज में हैं। इन देशों ने बिशेक घोषणापत्र पर भी हस्ताक्षर किए। स्नो लेपर्ड लैंडस्केप क्या है? स्नो लेपर्ड लैंडस्केप एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें शिकार की आबादी के पर्याप्त समर्थन के साथ न्यूनतम 100 प्रजनन आयु वाले हिम तेंदुए हैं। भारत में हिम तेंदुए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और पूर्वी हिमालयी क्षेत्रों में फैले हुए हैं। भारत में हिम तेंदुआ सर्वेक्षण: भारत में पहला हिम तेंदुआ सर्वेक्षण 2019 में आयोजित किया गया था। भारत में वैश्विक हिम तेंदुए की आबादी का 10% हिस्सा है। संरक्षण: हिम तेंदुए की IUCN स्थिति असुरक्षित है। इसे 2017 में संकटग्रस्त से कमजोर में बदल दिया गया था। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। साइट्स के तहत इसे परिशिष्ट में सूचीबद्ध किया गया है। परियोजना हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में लॉन्च किया गया था। यह प्रोजेक्ट उन राज्यों में लॉन्च किया गया था जहां हिम तेंदुए की आबादी पाई जाती है। वे अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने हाल ही में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। मुख्य बिंदु: इस सुविधा का उपयोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और पिछड़े वर्ग से संबंधित सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार कर सकते हैं। कार्यालय समय में सभी कार्य दिवसों में हेल्पलाइन नंबर चालू रहेगा। UPSC हेल्पलाइन का उद्देश्य: यह टोल फ्री नंबर उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरने या UPSC की परीक्षाओं या भर्ती से संबंधित उनके प्रश्नों को हल करने में मदद करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। टोल फ्री नंबर 1,80,01,18,711 है और यह बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों पौंड के अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS से संबंधित उम्मीदवारों की सहायता करेगा। UPSC
संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी केंद्र सरकार के लोक सेवकों के लिए भारत की प्रमुख केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। यह सिविल सेवा संवर्ग के साथ साथ केंद्र सरकार के रक्षा सेवा संवर्ग के तहत समूह ए और समूह बी पदों के लिए नियुक्तियों और परीक्षाओं के लिए जिम्मेदार है। यूपीएससी चार्टर। यूपीएससी का चार्टर भारतीय संविधान के भाग 14 द्वारा प्रदान किया गया है। संघ सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्तियां करना संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। इसमें नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण और अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित मामलों में सरकार की राय की आवश्यकता होती है। यह सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। भारत, इजरायल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात यूएई 18 अक्टूबर 2021 को अपने विदेश मंत्रियों की पहली बैठक आयोजित करके अब्राहम समझौते द्वारा हासिल की गई गति पर कार्य करने जा रहे हैं। मुख्य बिंदु। इस बैठक को नया क्वाड के रूप में वर्णित किया जा रहा है। इसके द्वारा शामिल थे विदेश मंत्री एस जयशंकर, वाशिंगटन से अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, यरूशलेम से इजरायल के विदेश मंत्री यायर लापिड, अबू धाबी से यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान। इन 4 देशों को एक साथ एक मंच पर लाने वाली यह पहली बैठक है। इस बैठक को नई बहुपक्षीय भागीदारी के निर्माण के भारत के प्रयासों से भी जोड़ा जाएगा, जो सुरक्षा, संपर्क और ऊर्जा सहित क्षेत्रों में सहयोग पर केंद्रित है। त्रिपक्षीय सहयोग। अगस्त 2020 में 2 पश्चिम एशियाई देशों के बीच अब्राहम समझौते के लिए अमेरिका द्वारा किए गए समझौते के बाद भारत, इजरायल और यूएई ने विशेष रूप से व्यापार और निवेश में त्रिपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाया है। इस साझेदारी के तहत इजरायल की एक कंपनी भारत में रोबोटिक सोलर क्लीनिंग टेक्नोलॉजी का उत्पादन करेगी, जिसका इस्तेमाल यूएई में एक प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा। अब्राहम समझौता। अब्राहम अकॉर्ड्स। अब्राहम समझौता इजरायल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक संयुक्त बयान है। इस पर 13 अगस्त 2020 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस शब्द का इस्तेमाल इजरायल और यूएई और इजरायल और बहरीन के बीच सामूहिक रूप से सामान्यीकरण समझौतों को संदर्भित करने के लिए भी किया गया था। यह 1994 के बाद से किसी भी अरब देश और इजरायल के बीच संबंधों का पहला सार्वजनिक सामान्यीकरण है। इस समझौते का नाम अब्राहम के नाम पर रखा गया है, जिसमें यहूदी और इस्लाम के बीच साझा विश्वास पर जोर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 तक राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में महिलाओं के प्रवेश को स्थगित करने की केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य बिंदु। जस्टिस एस के कौल की अगुवाई वाली बेंच ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि सब कुछ 1 साल के लिए स्थगित करना मुश्किल है। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 अगस्त के अंतरिम आदेश को संशोधित करने से इनकार कर दिया, जिसने महिला उम्मीदवारों को एनडीए और नौसेना अकादमी परीक्षाओं में शामिल होने और एनडीए में प्रशिक्षण देने की अनुमति दी थी। सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र की याचिका। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी मई 2022 में एनडीए परीक्षा में भाग लेने के लिए महिलाओं के लिए अधिसूचना जारी करेगा। इसने नोटिस जारी करने की तैयारी पर भी प्रकाश डाला, जिससे महिला उम्मीदवारों को उनके लिए परीक्षा के लिए आवेदन करने की अनुमति मिल सके। केंद्र ने महिला उम्मीदवारों के लिए एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए एक समिति भी बनाई है, क्योंकि महिला उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण के साथ साथ पाठ्यक्रम के अलग अलग पहलुओं को तैयार करने की आवश्यकता है। पृष्ठभूमि। सुप्रीम कोर्ट ने कुश कालरा द्वारा दायर एक रिट याचिका के बाद महिलाओं को 18 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) परीक्षा में बैठने की अनुमति दी। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19 के उल्लंघन को उजागर करते हुए महिलाओं को एनडीए प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए याचिका दायर की थी। 2 नवंबर 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के कर्मियों को आयुष्मान सीएपीएफ स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान सीएपीएफ हेल्थ केयर स्कीम का लाभ दिया है।
मुख्य बिंदु। CAPF चरणबद्ध तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम का लाभ उठा सकेंगे। यह योजना पूरे भारत में दिसंबर के अंत तक उपलब्ध होगी। इससे 35 लाख CAPF कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को लाभ होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG को स्वास्थ्य कार्ड सौंपकर यह योजना शुरू की गई। पृष्ठभूमि। CAPF कर्मियों की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप यह योजना शुरू की गई थी ताकि वे पूरी एकाग्रता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। इस योजना के तहत कौन शामिल हैं? इसमें सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के अधिकारी और सेवारत कर्मियों के साथ साथ 7 बलों के उनके आश्रित, सीमा सुरक्षा बल BSF, असम राइफल्स, सशस्त्र सीमा बल SSB, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG शामिल हैं। योजना का महत्व। इस योजना के तहत CAPF कर्मी और उनके परिवार आयुष्मान भारत के तहत आने वाले अस्पतालों में कैशलेस इनपेशेंट और आउटपेशेंट स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा कोष है, जिसे भारत में कम आय वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज तक मुफ्त पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। भारत में लगभग 50% लोग इस योजना के लिए पात्र हैं। इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता वाले लोगों के लिए विशेषज्ञ उपचार के साथ साथ तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता वाले लोगों को मुफ्त माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2018 में इस योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जल्द ही दुनिया को एक सौर ऊर्जा कैलकुलेटर एप्लीकेशन प्रदान करेगा जो दुनिया भर में किसी भी क्षेत्र की सौर ऊर्जा क्षमता को माप सकता है। मुख्य बिंदु। ग्लासगो में वैश्विक COP26 शिखर सम्मेलन के त्वरित प्रौद्योगिकी नवाचार और तैनाती पर सत्र में बोलते हुए PM मोदी ने कहा, इस कैलकुलेटर के माध्यम से उपग्रह डेटा के आधार पर दुनिया में किसी भी स्थान की सौर ऊर्जा क्षमता की गणना की जा सकती है। PM मोदी के मुताबिक यह एप्लीकेशन सौर परियोजनाओं के स्थान को तय करने में उपयोगी होगा और वन सन, वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड, वन सन, वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड पहल को मजबूत करेगा। PM मोदी ने कहा कि सौर ऊर्जा पूरी तरह से स्वच्छ और सतत है। चुनौती यह है कि यह ऊर्जा केवल दिन के समय उपलब्ध है और मौसम पर निर्भर है। उन्होंने कहा, वन सन, वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड इस समस्या का समाधान है और विश्वव्यापी ग्रिड के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा को कहीं भी और कभी भी प्रेषित किया जा सकता है। केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने 1 नवंबर 2021 को पाकल दुल जलविद्युत परियोजना पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के मरुसुदर नदी मरुसुडार रिवर के मोड़ का उद्घाटन किया। मुख्य बिंदु। यह परियोजना जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। पनबिजली परियोजनाओं का त्वरित विकास ग्रिड संतुलन और अधिक ऊर्जा पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण है। पाकल दुल जलविद्युत परियोजना वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी। इस परियोजना के माध्यम से इस क्षेत्र में 8,212 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। यह निवेश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। यह स्थानीय निवासियों के समग्र विकास में मदद करेगा। पाकल दुल जलविद्युत परियोजना पाकल दुल प्रोजेक्ट। पाकल दुल जलविद्युत परियोजना 1000 मेगावाट की परियोजना है। इसका निर्माण चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। यह JKSPDC जम्मू कश्मीर सरकार और ANHPC Ltd भारत सरकार का उद्यम की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। CVPPPL को जम्मू कश्मीर में निर्माण के लिए 3094 मेगावाट की जलविद्युत परियोजनाओं का प्रभार दिया गया है। यह बांध 10 किलोमीटर लंबी हेडरेस टनल का उपयोग करके पानी को दक्षिण की ओर मोड़ देगा।
यह परियोजना फरवरी 2014 में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स AFCONS और जयप्रकाश एसोसिएट के एक संघ को प्रदान की गई थी। मरुसुदर नदी मरुसुडार रिवर। मरुसुदर नदी चिनाब नदी की सबसे बड़ी नदी की सहायक नदी है। यह वारवान घाटी बरवान वैली के नुनकुन ग्लेशियर से शुरू होती है और किश्तवाड़ जिले के भंडारकूट में चिनाब में मिलती है। यह 133 किलोमीटर तक चलती है। इस नदी पर 1000 मेगावाट पाकल दुल बांध और 800 मेगावाट बरसर जलविद्युत परियोजना निर्माणाधीन है। यदि आपको फ्यूचर में कुछ बनना है तो ब्लाइंड टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। सब्सक्राइब माय चैनल।